नमस्कार, मैं मूलचंद सहायक आचार्य समाजशास्त्र श्री प्रताप सिंह बारड राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा में कार्यरत हूँ। मैं पुनः आपके समक्ष एक नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। यह अध्याय नृजातीय एवं भाषाई विविधता है। भारतीय समाज में अनेक विविधताएं देखने को मिलती है। चूंकि भारत एक विविधता पूर्वक समाज है, क्योंकि यहाँ धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, जाति के आधार पर विभिन्नताएं होती है। एक दर्शन है जिसे भारतीय दर्शन कहा जा सकता है। इसी दर्शन में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो नृजातीय एवं भाषाई विविधता की बात कही गई है। भारतीय समाज में नृजातीय विविधता का तात्पर्य यह है कि किसी भी समाज का एक समूह है, धर्म, प्रथा, परंपरा, जनरीतियां के आधार पर अपने को पृथक समझे, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि कोई समूह है, धर्म, प्रथा, परंपरा, संस्कृति के आधार पर दूसरों से अपने को अलग समझता है, तो उसे हम नृजातीय विविधता कहते हैं, नृजाति की कहते हैं। इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि एक नृजाति के लोगों में परस्पर प्रेम, सहयोग, सहानुभूति एवं संगठन पाया जाता है। क्योंकि भारत में ऐसे बहु नृजाति की समूह देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अनेक ऐसे समूह है जिनकी भाषा, प्रथा, परंपरा अलग अलग है। बहुत सारे ऐसे समूह हैं। एक नृजाति के लोग दूसरे नृजाति के लोगों से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, और इसी के साथ में वह समूह है दूसरे नृजाति की समूह से दूरी बनाए रखते हैं। वो ये समझते हैं कि नहीं, हम श्रेष्ठ हैं दूसरे नृजाति की समूह से। क्योंकि यहाँ पर चार जो है ना, 4 कोस में बदले पानी, 8 कोस में बदले वाणी, इस प्रकार की जो है कहावत प्रचलित है। यहाँ 4 कोस में जाओगे तो आपको पानी बदल जाएगा। आप देखोगे कि यहाँ पे पानी बदल रहा है, यानी उसका जो अलग ही लगेगा। फिर 8 कोस में जाओगे तो आपको वाणी यानी लोगों की बोलियां जो है वो अलग लगेगी। कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर नृजाति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ अलग अलग समूह के अलग अलग संस्कृति है। और नृजाति की केवल यही नहीं है, सामाजिक रूप से भी हो सकती है, आर्थिक रूप से हो सकती है, सांस्कृतिक रूप से हो सकती है, धार्मिक रूप से हो सकती है, राजनीतिक रूप से भी हो सकती है। ये सारे संगठन के माध्यम से, यानी उनका एक अपना संगठन है या समूह है जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों का एक सजातीय समूह में एकत्रीकरण होता है। बिहार का छोटा नागपुर एवं संथाल परगना के आदिवासी अपने लोगों की विशिष्ट संस्कृति के कारण अलग झारखंड जो है राज्य का निर्माण करवा चुके हैं। वे आदिवासियों के अतिरिक्त लोगों को दिक् शब्द का प्रयुक्त करते हैं। दिक् का मतलब होता है बाहरी, यानी
ये लोग शोषण करने वाले लोग हैं, जिसमें साहूकार और जमींदार लोग सम्मिलित होते हैं। कभी कभी ऐसा ही व्यवहार एक भाषा बोलने वाले अपने प्रांत में दूसरे भाषा बोलने वाले के साथ भी करते हैं, यानी एक प्रांत के लोग और दूसरे प्रांत के लोग दोनों अलग अलग हैं। वो देख रहे हैं कि वहां भाषा अलग बोली जा रही है और यहाँ भाषा अलग बोली जा रही है। चूंकि भाषा के आधार पर समान भाषा, समान संस्कृति, धर्म, प्रथा, परंपरा, परिवार, वो सारा चूंकि एक जाति की है, क्योंकि वो उनकी इक्वलिटी है उन सभी में, इसीलिए वो दूसरे समूह से वो अपने को श्रेष्ठ मानता है। इसको एथनोसेंट्रिज्म, नृ जातीयता केंद्र, नृ जातीयता केंद्र, एथनोसेंट्रिज्म कहा जाता है, जो कि अपने को दूसरों की तुलना में श्रेष्ठता साबित करता है, श्रेष्ठ साबित करता है। तमिलनाडु एवं असम के कुछ प्रांतों में लोगों को जो है बाहर निकालने संबंधी आंदोलन और संघर्ष हुए हैं। यानी तमिलनाडु के अंदर दूसरे राज्यों के लोग आ गए थे, तो अब वहां पर संघर्ष हुए। असम के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि दूसरे राज्यों के लोग आ गए कि नहीं भाई, हमारा जो असम के जो लोकल लैंग्वेज वाले हैं वो ही रहेंगे, बाकी दूसरे को निकाल, उसके लिए संघर्ष भी किया गया। तो ये एथनोसेंट्रिज्म है, यानी नृ जातीयता केंद्रवाद, जो अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे को नगण्य मानते हैं, कुछ भी नहीं मानते हैं, तो इसे नृ जातीय विविधता कहते हैं। दूसरा एस्पेक्ट आता है भाषाई विविधता का। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है, जिसमें 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त तो है। इसके साथ में अगर हम भाषाई रूप में बोलियां के रूप में देखें, बोलियां अगर देखें हम, तो इसमें कुछ जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आता है, क्योंकि भाषाई सर्वेक्षण किया गया था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने 179 जो है भाषा और 544 बोलियां की बात कही। लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा कि नहीं, 1650 भारत में भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती है। लेकिन अगर हम भारत की संपूर्ण भाषाओं को देखें, विभिन्न क्षेत्रों में जो बोल रहे हैं, तो मोटे तौर पर हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला इंडो आर्यन परिवार, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार और तीसरा है आस्ट्रिक भाषा परिवार। पहली परिवार के अंदर हम हिंदी, उर्दू, बांग्ला, असमिया, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, मराठी, गुजराती, बिहारी, हिमालय आदि भाषाएं सम्मिलित करते हैं। और द्रविड़ भाषा के अंदर तेलुगु, तमिल, मलयालम, गोंडी, कन्नड़ आदि भाषाएं सम्मिलित करते हैं। आस्ट्रिक भाषा में संथाली, खासी, हो, खरिया, बिरहोर और कोरवा इत्यादि भाषाएं सम्मिलित करते हैं। लेकिन जब मूल रूप में हम देखते हैं संविधान द्वारा प्रदत्त भाषाएं, जो सबसे पहले हिंदी भाषा की बात करेंगे। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में 243 एक के अंतर्गत इसे स्वीकार किया गया है, जो कि देवनागरी लिपि के अंतर्गत है। और यह कहा गया है हिंदी को भारत की राजभाषा माना गया है, स्वीकार किया गया है। भारत में लगभग 40% लोग हिंदी भाषा में बात करते हैं, लिखते हैं। इसे इस भाषा को ऊंचा स्थान दिया गया है, यानी कि बोलचाल में, लेखन में ज्यादा इसका प्रयोग हुआ है। एक तरह से सभी भाषाएं वैसे तो समान हैं, लेकिन फिर भी इसमें ज्यादा जो है लोग इसका प्रयोग करते हैं। दूसरी भाषा की अगर हम बात करें तो वह है उर्दू भाषा। उर्दू भाषा 3 भाषाओं के मिश्रण से बनी है, जिसमें
अरबी भाषा, फारसी भाषा और हिंदी, इन तीनों भाषाओं के मिश्रण से बनी है। एक तरह से अगर हम कहें, उर्दू भाषा तमीज और तहजीब की भाषा है। हमें कभी कवि सम्मेलन देखने को मिलता है, या उर्दू शायरियां देखने को मिलती है, या फिर कहीं पर मुशायरा होता है, तब भी उसमें जो है उर्दू शब्द का ज्यादा इस्तेमाल जो है लोग करते हुए देखे जा सकते हैं। जैसे कोई शब्द ये बोलते हैं सिपुर्दे खाक, तो इसमें क्या है, वजनदार शब्द लगता है उर्दू के अंतर्गत। तीसरी भाषा की अगर हम बात करें, बांग्ला भाषा, जो कि पश्चिम बंगाल में बोली जाने वाली भाषा है। इस भाषा का प्रयोग करने वाले लगभग 8.22% लोग बोलते हैं। बांग्ला भाषा का जो ज्यादा हमारे देश के अंदर कुछ महत्वपूर्ण विद्वान, जैसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि लिखी थी, वो बांग्ला में ही थी। उसके पश्चात अगर हम राष्ट्रगीत वंदे मातरम की बात करें, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में लिखी थी, वो भी यहीं के थे। और इसके साथ में शरद चंद्र रॉय जो है, शरद चंद्र रॉय है, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे क्रांतिकारी नेता रहे हैं। राजा राम मोहन राय को आधुनिक जो है वो स्वतंत्रता संग्राम का जनक माना जाता है, राजा राम मोहन राय को। इसके साथ में तेलुगु भाषा की बात करें तो यहाँ तेलुगु भाषा तमिलनाडु, हैदराबाद, दक्षिणी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश व मैसूर के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। मराठी भाषा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बोली जाने वाली भाषा है। तमिल अगली भाषा जो है, तमिल भाषा, वो तमिलनाडु के अंदर बोली जाती है। गुजराती भाषा गुजरात और काठियावाड़ क्षेत्र में, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। और कन्नड़ भाषा जो है वो तमिलनाडु, पश्चिमी तमिलनाडु, पूर्वी कुर्ग और मैसूर के कुछ इलाकों में बोले जाने वाली भाषा है। कन्नड़, हिंदी, ये दोनों एक दूसरे की मौसेरी बहन कही जा सकती है। कुछ लोगों ने इसे इस रूप में कहा है। मलयालम भाषा जो है वो केरल में बोली जाने वाली भाषा है। उड़िया भाषा उड़ीसा में और बंगाली, मगधी और असम के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। जिस क्षेत्र में उड़िया भाषा बोली जाती है उस क्षेत्र को उत्कल के नाम से जाना जाता है। पंजाबी भाषा हरियाणा व राजस्थान के उत्तरी भाग में बोली जाने वाली है और पंजाब में भी बोली जाती है। असमी भाषा असम और बंगाल में बोली जाती है। सिंधी, जहां पर भी सिंध लोग, जो सिंधी के लोग हैं वहां पर सिंधी भाषा है। और नेपाली भाषा की बात अगर हम करें तो सिक्किम, आसाम और मणिपुर के इलाकों में बोली जाने वाली भाषा है। कोंकणी भाषा कोंकण एंड गोवा, मणिपुरी भाषा मणिपुर, कश्मीरी भाषा कश्मीर, संस्कृत भाषा जिसको देववाणी कहा गया है, यह लगभग हिंदी क्षेत्र में बोली जाने वाली, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है। बोडो बांग्लादेशी लोग इस भाषा को बोलते हैं, बोडो लोग बोलते हैं। डोगरी भाषा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बोली जाने वाली भाषा है। और मैथिली भाषा बिहार के अंदर बोली जाती है। और संथाली भाषा जो है असम, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल आदि में बोली जाती है। वैसे भाषाई विविधता, अलग अलग भाषा हमारे देश के अंदर है। जैसा कि बताया दिया गया है कि संविधान में इसको दर्जा दिया गया है 22 भाषाओं को। फिर भी
हमारे देश में इस भाषाई विविधता के आधार पर कुछ राज्य भी बने हैं, कुछ क्षेत्र के आधार पर बने हैं, कुछ भाषा के आधार पर बने हैं। तो यह एक समस्या के रूप में भी जो है आई है। जैसे जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और सांप्रदायिकतावाद ये समस्याएं हैं, उसमें भाषावाद भी एक समस्या रही है। लेकिन जब विविधता की बात कर रहे हैं तो यहाँ अंत में यही कहेंगे कि 4 कोस में बदले पानी, 8 कोस में बदले वाणी। यहाँ पर अनेक लोग भाषाएं, अनेक लोग भाषाभाषी के लोग निवास करते हैं, अपनी वाणी से जो है अलग अलग है। यह एक भारतीय संस्कृति की एक विशेषता के रूप में हमें नजर आती है। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।